रीबर्थ ऑफ डेंजरस माफिया क्वीन एपिसोड 7। मोहिनी की बात सुनकर रोहित गुस्से में बेड के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो निकलो यहाँ से। मोहिनी ये देख बेड से उतरकर रोहित के सीने से चिपक कर बोली, ओ मेरे लाल टमाटर, तू मेरा सिर्फ मेरा है। रोहित मोहिनी की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देखकर एक झटके से उसे दूर करके बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग अभी भी बहुत खराब है। रोहित की बात सुनकर मोहिनी गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है जा रही हूं, लेकिन तुम जिस लड़की पर आंख बंद करके विश्वास करता है वो तेरे पीठ पीछे क्या कर रही है। मोहिनी की बात सुनकर रोहित गुस्से से उसके गाल पर थप्पड़ रसीद देता है। मोहिनी शौक होकर अपने गाल पर हाथ रख लेती है। रोहित मोहिनी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, खबरदार, जो तूने मेरे वाइफ के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोला, मेरी वाइफ मेरे पीठ पीछे क्या करती है यह मुझे तुझसे जानने की जरूरत नहीं है, जो खुद रोज रात को एक नए मर्द का बिस्तर गर्म करती है। मोहिनी शौक होकर उसे देखती रह जाती है और उसके आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें देख रोहित और ज्यादा चीड़ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाते हुए बोला, अब यह नाटक करना बंद कर, मैंने कोई झूठ या गलत बात नहीं बोली, जो सच वो बोला। इतना बोल रोहित मोहिनी को घर से बाहर कर देता है। मोहिनी ये देख बोली, रोहित तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बात याद रखना, बहुत ही जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे सुनकर तुम पूरे टूट जाओगे, तब आऊंगी मैं तुम्हारे पास। रोहित घर का मेन गेट बंद करते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की का सहारा लेना पड़े। मोहिनी इतना बोल रोहित गेट बंद करके वापस अंदर रूम में चला जाता है। घर के बाहर खड़ी मोहिनी ये देख अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, रोहित जल्दी, बहुत जल्दी आने वाला है वो समय जब तुम्हारा सारा विश्वास उठ जाएगा तुम्हारी बीवी से, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी बीवी से मैं अच्छी हूं, जो जिसने जो किया तुम्हारे आगे किया, पीठ पीछे नहीं, तुम्हारी बीवी की तरह। इतना बोल वो चली जाती है। रोहित रूम में आकर गुस्से से बेड पर बैठकर बोला, वो समझती क्या खुद को, मेरी बीवी को कुछ भी बोलने वाली, हर किसी को अपने जैसा समझा है। तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़े एक फोटो पर जाती जो उल्टा पड़ा हुआ था, जिसे देख रोहित बेड से खड़ा होकर नीचे झुककर उसे फोटो को उठाकर सीधा करने वाला होता है। तभी उसके फोन के बजने की आवाज आती है जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। रोहित ये देख उस फोटो को बेड पर रखता है जिससे वो सीधा हो जाता है, पर रोहित उस पर ध्यान नहीं देता है और साइड टेबल से अपना फोन उठाकर कॉल रिसीव करके बोला, हेलो। दूसरी तरफ पुलिस थाने में पूजा और समीर कंप्यूटर के सामने थे। पूजा कुर्सी पर बैठी हुई थी और समीर उसके पीछे खड़े होकर कुर्सी पर हाथ रख हुए था और दोनों दिल्ली पुलिस के मिल को खुलने जा रहे थे। पूजा हिम्मत करके क्लिक कर उसे मिल को ओपन करती है तो उनके सामने एक पेज ओपन होता है जिसे ऊपर से दोनों पढ़ना शुरू कर देते हैं। पूजा मैडम, अपने हमें जिसे आदमी की फोटो कल भेजकर कहा था कि हमें इस आदमी की पीछे सारी जानकारी निकालने को बोला था, तो हमारी एक टीम ने इस आदमी की जानकारी निकाल ली है, जिसमें हमें ज्यादा तो पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला है ये लड़के के माँ बाप बचपन में मार गए थे एक दुर्घटना में। फिर ये लड़का को एक पास की आंटी ने पाला, जिसके बच्चों से बात करके पता चला कि वो लड़का यानी रोहित एक अच्छा और सीधा लड़का था, जिसमें उनकी माँ की लास्ट समय देखभाल की। उसके बाद रोहित कहीं गायब हो गया, वो कहा हमें नहीं पता। हमने रोहित से दोस्तों से पता की उसे एक कॉलेज की लड़की से प्यार हो गया था और वो उसके साथ शादी करके कहीं चला गया। हमें इतना पता चला, रोहित और उसकी बीवी कहाँ ये हमें पता नहीं चला। पूरा पढ़ने के बाद पूजा अपना सिर नीचे कर लेती है और उसके आंखों से लगातार आंसू बहकर टेबल पर गिरने लगते हैं, जिसे देख समीर पूजा के कंधे पर हाथ रख मुस्करा कर बोला, अरे पागल, अब क्यों रो रही है जब तुझे पता चल गया कि तेरे रोहित का पिछला पास्ट बिल्कुल साफ है। समीर की बात सुनकर पूजा अपने आंखों से आंसू साफ करके मुस्करा कर खड़ी होकर बोली, हाँ मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कैसे अपने रोहित के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि मेरा रोहित कभी गलत नहीं हो सकता है। समीर पूजा की बात सुनकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मैंने कहा था ना। वो इस आगे बोल पता उससे पहली उसकी नज़र पुलिस थाने की खिड़की के गेट से उसे एक आदमी की पीठ दिखाई देती है जो उनके फोटो खींच रहा था। ये देख समीर अपने होठों पर उंगली रख पूजा को शांत रहने का इशारा करता है। पूजा समीर का इशारा समझ हाँ मैं सिर हिला देती है। समीर फिर दूर खड़े दो हवलदारों को पुलिस थाने के साइड खिड़की के पीछे जाने का इशारा करता है, जिसका इशारा समझ वे दोनों हवलदार चले जाते हैं और उनके पीछे फिर समीर भागता है और आखिर में पूजा। वो आदमी समझ गया कि उसे पकड़ने के लिए हवलदार आ रहे हैं और यह सोच वो जल्दी से अपना कैमरा लेकर भागने लगता है। ये देख वे दोनों हवलदार उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। समीर पुलिस थाने के गेट के पास आकर रुक जाता है। उसके पीछे पूजा आकर बोली,
क्या हुआ? समीर कौन था? समीर पलटकर बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी छुपकर हमारी तस्वीर ले रहा था। समीर की बात सुनकर पूजा शॉक होकर बोली, लेकिन कोई हमारी तस्वीर क्यों ले रहा था? समीर बोला, पता नहीं, लेकिन कोई जो हमारी तस्वीर इस आदमी से खींचवा रहा है, क्योंकि कल गार्डन में भी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तस्वीर खींच रहा है। समीर की बात सुनकर पूजा पहले कुछ सोचती है और फिर शौक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वे दोनों हवलदार भी आ जाते हैं। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। समीर उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ? एक हवलदार बोला, सर वो भाग गया, लेकिन हम उसका ये कैमरा मिला। वो हवलदार कैमरा आगे करके बोला, जिसके हाथ से पूजा वो कैमरा लेकर उसे खुलकर उसमें सारे फोटो देख शॉक हो जाती है। ये देख समीर भी पूजा के हाथ से कैमरे के सारे खींचे हुए फोटो देखकर बोला, ओएमजी, इसने तो इस तरह फोटो खींची जिसे देख कोई भी यही सोचेगा कि हमारे बीच कुछ है। पूजा समीर की बात सुनकर शौक से बाहर आकर बोली, हो ना हो समीर कोई है जो ये फोटो जरूर रोहित के पास पूछा कर मेरे और मेरे पति के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला है। इतना बोल पूजा वहां से तेज कदमों से जीप की तरफ भागती है, जिसे देखकर समीर भी पीछे आते हुए बोला, रुको मैं भी चलता हूं। और दोनों जीप में बैठ जाते हैं। रोहित जीप को चालू कर उसे तेजी से पूजा के घर की तरफ ले जाने लगता है। इधर घर पर रोहित उस कॉल को रिसीव करके जैसे ही हेलो बोलता है, दूसरी तरफ एक लड़के की आवाज आती है, हेलो रोहित भाई, मैं जीतू बोल रहा हूँ। रोहित बोला, हाँ जीतू, कैसे याद किया यार? जीतू, रोहित भाई यहाँ पुलिस वाले आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे। जीतू की बात सुनकर रोहित कंफ्यूज होकर बोला, पुलिस मेरे बारे में क्यों? जीतू, पता नहीं भाई, लेकिन हमने सब संभाल लिया और आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। रोहित अपनी सोच से बाहर आकर बोला, हाँ अच्छा किया, थैंक्स। जीतू बोला, क्या भाई आपके मुंह से थैंक्स अच्छा नहीं लगता? आप तो दिल्ली की शान हो, आपके लिए तो हम लोग कुछ भी कर जाएंगे। रोहित मुस्करा कर बोला, हाँ पता है। इस तरह कुछ और बात कर रोहित कॉल काट देता है और कंफ्यूज होकर बेड पर बैठकर बोला, पुलिस क्यों मेरे बारे में जानकारी लेने लगी? पूजा जी तो नहीं नहीं नहीं, मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उन्हें दिल्ली पुलिस को बोला होगा ऐसा करने को। रोहित यह सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र अपने पास बेड पर रखी फोटो पर जाती है, जिसे देख वो जम सा जाता है और फिर कांपते हाथों से उसे फोटो को उठाकर देखने लगता है। और अब उसके दिमाग में सारी पिक्चर साफ होने लगती है, पूजा का उससे दूर दूर होना और दिल्ली पुलिस की पूछताछ। और उसके आंखों में गुस्सा की ऐसी लहर उठने लगती है जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। उसके हाथों की मुट्ठी कसने लगती है और फिर पूरे रूम में बस टूटने फोड़ने की आवाज आने लगती है। पुलिस जीप को समीर तेज रफ्तार से भागा रहा था और पूजा उसके पास ही बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव थे, जिसे देख समीर जीप चलाते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोला, तुम इतनी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता है कि रोहित तक वो फोटो पूछी होगी। समीर की बात सुनकर पूजा बोली, मुझे उस फोटो की इतनी चिंता नहीं है समीर, क्योंकि मेरा रोहित जानता है कि मैं कभी उसे धोखा नहीं दे सकती, पर मैं इस बात से परेशान हूं कि फोटो के साथ उसे मेरी शक वाली बात पता चल जाए कि मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। दिल्ली पुलिस को अपने पति की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने को बोला। इतना बोल पूजा अपना सिर पकड़ लेती है। पूजा की बात सुनकर समीर बोला, लेकिन ये बात हमारे अलावा और किसी को नहीं पता। पूजा नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं समीर, तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं जो सोच रही हूं, अगर वो सच होगा तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगी आज। समीर कुछ नहीं बोलता है, बस सामने देखते हुए जीप चलाने लगता है। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक लंबा सा जाम मिलता है, जिसके वजह से रोहित अपनी जीप रोकते हुए बोला, ओएमजी यार, इतना बड़ा जाम क्यों लगा है? समीर की बात सुनकर और जीप के रुक जाने से पूजा सामने देखती है और फिर समीर को देख बोली, समीर जल्दी से जीप पीछे लो वरना हम जाम में फंस जाएंगे। पूजा की बात सुनकर समीर हाँ में सिर हिलाकर पीछे देखता है तो उनके जीप के पीछे 3 से 4 गाड़ी लग चुकी थी। ये देख समीर अपना सिर पकड़कर बोला, हम फंस चुके हैं पूजा। पूजा रोहित की बात सुनकर पीछे देखती है तो उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आते हैं। दूसरी तरफ घर पर रोहित का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी ओर पूजा की सारी यादें मिटा दी थी, अपने और पूजा के साथ की सारी तस्वीर को तोड़कर नीचे फेंक दी थी, जिससे पूरे रूम में कांच ही कांच पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर रोहित खड़ा हुआ था। कुछ कांच के टुकड़े उसके पैरों में लग गए थे, लेकिन उनसे इतना दर्द उसे नहीं हो रहा था जितना कि उसके दिल में इस समय हो रहा था। रोहित उन कांच की टुकड़ों पर चलते हुए बेड के साइड में बैठकर रोने लगता है। क्यों इसने प्यार और किसी लड़की पर विश्वास किया, जबकि उसे पता था कि लड़की का दूसरा नाम ही धोखा और विश्वासघात है।
यही सोचकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इधर जीप में पूजा अपना सिर पकड़कर बैठी थी जीप में, क्योंकि उनकी जीप लंबी जाम में फंसी थी। तभी पूजा की नज़र कुछ बाइक सवार पर पड़ती है जो अपनी बाइक को पास के गलियों में से मोड़ रहे थे। ये देख पूजा कुछ सोचकर जीप से उतरकर बोली, समीर तुम चाहो तो घर चले जाना, मैं जा रही हूँ। पूजा को जीप से उतरकर जाते हुए देखकर और उसकी बात सुनकर समीर कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो देखता है कि पूजा रोड पार करके एक बाइक सवार वाले को रोककर उससे कुछ बात करती है और फिर वो बाइक वाला हाँ मैं सिर हिला देता है और पूजा उसकी बाइक लेकर चली जाती है पास की गली में से। समीर बस ये देखता ही रह जाता है। क्वीन का विला मोना जो बेड पर सो रही थी, उसे फिर से एहसास होता है कि उसके ऊपर भार बढ़ चुका है। वो अपनी आंखें खुलकर देखती है तो आर्यन उसके ऊपर सो रहा था। मोना समझ जाती है अब उसके पति में फिर पावर आ गई, लेकिन अब वो उसे थकाना नहीं चाहती है रात की तरह, इसलिए वो उसके सिर पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी। मोना की आवाज सुनकर आर्यन बिना आंखें खोलकर बोला, बीबी जी सोने दो ना, रात को आपने मुझे बहुत परेशान किया और सही से सोने नहीं दिया, अब तो सोने दो। मोना आर्यन की बात सुनकर शॉक होकर उसे देखने लगती है। क्या उसने परेशान किया था अपने पति को? नहीं नहीं, यह झूठ है, बल्कि यह भूले सा देखने वाला उसका बदमाश हब्बी उसके ऊपर आकर सो जाता और उसे मजबूर करता उसे वो सब करने पर ताकि वो उसे थका कर सोला सके बेड पर। यही सोच मोना बुरा सा मुंह बना लेती है और फिर एक झटके से आर्यन को दूर करके बेड पर लिटाकर बोली, अच्छा है अब नीचे बेड पर ही सो, खबरदार मेरे पास भी आए तो। इतना बोल मोना बेड पर बैठकर अपने कपड़े पहनने लगती है। आर्यन अपनी आंखें खुलकर पीछे से मोना से चिपक कर बोला, बीवी जी आपको पता है ना मुझे इस बेड पर नींद नहीं आती, मुझे आपके ऊपर सोना है। आर्यन मोना के कंधे पर सिर रखकर सोते हुए बोला। मोना जो कपड़े पहनने के लिए अपनी नाइट ड्रेस उठाने वाली थी नीचे से, वो आर्यन की बात सुनकर और उसे इस सोता देखकर मोना खड़े होकर बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो आपको रात में परेशान करती हूं ना। आर्यन मोना के ऐसा करने से बेड पर लेटे कर अपनी आंखें खुलकर मोना को देखता है जो अब बेड के दूसरे तरफ आ रही थी, शायद अपना फोन लेने के लिए, और अपने फोन में टाइम देखकर बोली, ओए तेरी दिन के 2 बजे गए, हम इतने टाइम तक कैसे सो सकते हैं। मोना की बात सुनकर आर्यन की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शौक होकर बेड पर खड़ा होकर बोला, क्या मैं आपके वजह से पहली बार 2 बजे उठ रहा हूँ? मेरा ऑफिस तो गया, क्या पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। इतना बोल आर्यन मोना के हाथ से फोन लेकर उसमें टाइम देख बेड पर बैठकर बुरा सा मुंह बनाने लगता है मोना को देख। मोना आर्यन की बात सुनकर और उसे अपने ऊपर इल्जाम लगाकर बुरा सा मुंह बनता देख मोना घूर के आर्यन को देखकर बोली, अच्छा रात को बेबी की जिद कौन कर रहा था हमें? मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, हाँ वो चाहिए मुझे, लेकिन उसके लिए मुझे रात को बार बार थका कर सुलाने की क्या जरूरत थी। मोना आर्यन की बात सुनकर अपना मुंह फाड़कर उसे देखती रही जाती है। क्या करे वो इस नालायक पति का, बिना मेहनत और थके बेबी कहां से आएगा। आर्यन फिर बेड से उतर कर बोला, चलो छोड़ो अब बुरा मत मानो, मैं लिली से बात कर लूंगा, आओ नहाते हैं साथ में। आर्यन मोना का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला। मोना जो आर्यन के एक के बाद एक शौक से परेशान थी, वो आर्यन को खुद को बाथरूम में ले जाते देख जल्दी से अपना हाथ छोड़ा कर उसके हाथ में से बोली, पागल हो गए क्या हब्बी, मुझे नहीं नहाना आपके साथ। इतना बोल मोना पलटकर बेड की ओर जाने को होती है, तभी आर्यन पीछे से मोना के ऊपर चढ़कर रोते हुए बोला, नहीं नहीं मुझे आपके साथ ही नहाना है। मोना अपने गले से आर्यन की पकड़ को छुड़ाने में लगकर बोली, हब्बी क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। रूम के बाहर खड़े माफिया गर्ल और कुछ नौकर अंदर से आ रही आवाज सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। एक नौकरानी बोली, मतलब क्वीन मैडम साहब के साथ नहाने जाने वाली है। उस नौकरानी की बात सुनकर माफिया गर्ल अपने चेहरे पर आ रहे शर्म वाले भावों को दूर करके बोली, चुप, मैडम ने सुन लिया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो सभी यहाँ शांति से खड़े होकर गेट खुलने का इंतजार करो। सभी नौकर हाँ में सिर हिला देती हैं। ये देख माफिया गर्ल पलटकर जाने लगती है और फिर से उसका चेहरा शर्म के मारे लाल होने लगता है। ये देख माफिया गर्ल अपने सिर में मारकर बोली, छी मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ। इधर रूम में अपने पति से परेशान होकर अगले ही पल मोना बाथरूम में पानी के बड़े से टब में आर्यन के साथ बैठकर उसे घूरे जा रही थी, जिसे देख आर्यन अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मोना आर्यन को देख घूर के बोली, हब्बी आप, लेकिन तभी आर्यन उठकर मोना की गोद में बैठकर बोला, हाँ अब मजा आएगा नहाने में। ये देख मोना शौक रह जाती है। तभी आर्यन साबुन लेकर उसे मोना के हाथ में रखकर बोला, लो बीबी जी आप मेरे शरीर में लगाओ, फिर मैं आपके शरीर में लगाऊंगा।
मोना अपने हाथ में लिए साबुन को देखती रह जाती है। ये देख आर्यन गहरी सांस लेकर बोला, लगता है अब ये भी मुझे ही आपको सिखाना होगा। इतना बोल वो मोना का साबुन वाला हाथ पकड़ उसे पहले अपने सीने पर फेरता है। मोना बुरा सा मुंह बनाकर यह करती है, तभी उसे एहसास हुआ कि आर्यन उसका हाथ धीरे धीरे करके अंडरवियर में लाकर उसके हाथ से साबुन नीचे वाले भाग में लगाने लगा। जिसका एहसास होते ही मोना की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने हाथ को पीछे लेने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हटो मुझसे हब्बी। मोना को डर था कि उसने थोड़े देर और ऐसा किया तो वो यही शुरू हो जाएंगे। इसलिए वो आर्यन को अपने ऊपर से उठाकर खुद भी उठकर टब से बाहर आकर बोली, मुझे नहीं नहाना आपके साथ। मोना की बात सुनकर आर्यन बुरा सा मुंह बनाकर बोला, पर क्यों इतना मजा आ रहा था नहाने में। आर्यन की बात सुनकर मोना उसे घूर के देखती है। मजा तो आर्यन को आ रहा था, पर आगे थोड़ी देर में जो होने वाला था अगर वो हो जाता तो उसका क्या होता। वैसे भी रात के 2 राउंड की थकान अभी भी नहीं उतरी उसकी। ये सोच मोना आर्यन और उसकी बातों को इग्नोर करके शावर ऑन करके उसके नीचे खड़े होकर नहाने लगती है। मोना को खुद को इग्नोर करता देखकर आर्यन बुरा सा मुंह बना लेता है। रोहित और पूजा का घर। पूजा बाइक लेकर अपने घर के आगे रोककर उससे उतरकर घर के अंदर भागती है तो उसे मेन गेट बंद देखता है, जिसे देख पूजा उसे खोलकर अंदर देखती है तो पूरे हॉल में उसे शांति दिखाई देती है। जिसे देख पूजा अंदर आते हुए बोली, मुझे ये शांति अच्छी क्यों नहीं लग रही। इतना बोल वो पूरे घर में चारों तरफ देखकर फिर जैसे ही रूम का डोर धीरे से खोलती है और सबसे पहले उसकी नजर नीचे फर्श पर पड़ती है, जिसे देख वो शॉक होकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और एक झटके से पूरा डोर खोलकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे रूम में कांच के टुकड़े और उसकी और रोहित की तस्वीर फटी पड़ी थी। पूजा को इससे ज्यादा शौक नहीं लगा था, शौक वो इस बात से थी उन कांच के ऊपर रोहित के खून था। उसे ऐसा लग रहा था जिसे एकदम से उसके दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा हो। पूजा अपने सीने पर हाथ रख धीरे धीरे कदमों से घर के अंदर आती है और खून के पैरों का पीछा करते हुए बेड के दूसरी तरफ जाकर देखती है कि रोहित जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके पैरों और हाथों से भी खून निकल रहा था। ये देख पूजा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। पूजा जल्दी से आगे बढ़कर रोहित के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर रोते हुए बोली, रोहित उठो, तुम्हें मेरी कसम, होश में आओ, देखो तुम मेरी वजह से खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते हो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। पूजा रोहित के सीने पर सिर रख जोर जोर से रोते हुए बोली। वो रोहित को पूरा हिला रही थी लेकिन रोहित अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। तभी घर के बाहर समीर जीप लाकर रुकता है। उसका दिल नहीं किया पूजा को अकेले छोड़ने का, अगर दोनों में गलतफहमी हुई तो उसकी वजह वो भी होगा। यही सोच समीर जीप से उतरकर घर के अंदर भागता है और तेज कदमों से जब घर के अंदर आकर पूजा का नाम लेते हुए पूजा के बेडरूम में आकर देखता है तो वो भी शौक रह जाता है और तेज कदमों से उन खून के पैरों का पीछा करते हुए जब बेड के दूसरी तरफ जाकर देखता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। रोहित जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसके पैरों और शरीर के कई जगहों से खून आ रहा था और उसके पास ही पूजा किसी मूर्ति की तरह बैठकर रोहित के चेहरे को ही देखे जा रही थी। ये देख समीर जल्दी से अपने शौक से बाहर आकर पूजा का नाम लेकर उसके गाल थपथपाते हुए बोला, पूजा क्या हुआ, होश में आओ। और फिर रोहित के दिल पर हाथ रख उसकी धड़कन चेक करके बोला, पूजा रोहित की सांस चालू है, उसे कुछ नहीं हुआ, इसे हमें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इतना बोल समीर रोहित को उठाकर जाते हुए बोला, चलो हमें देर करने की जरूरत नहीं, चलो। और रूम से बाहर जाने लगता है। पूजा जो शौक में थी वो समीर की बात सुनकर और उसे रोहित को ले जाता हुआ देखकर अपने आंखों से आंसू साफ करके खड़ी होकर समीर के पीछे भागती है। समीर रोहित को घर से बाहर लाकर उसे जीप में पीछे सीट पर लेटा कर पूजा से बोला, तुम इसके साथ बैठो। पूजा हाँ में सिर हिलाकर रोहित का सिर अपने गोद में लेकर बैठ जाती है और समीर जीप चालू कर उसे तेजी से पास के हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। जीप चलाते हुए समीर बार बार पीछे पलटकर पूजा को देख रहा था, जो रोहित को होश में लाने के लिए उसके गालों को थपथपा रही थी। उसके आंखों में आंसू आने लगे थे, उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी गलती के वजह से रोहित को खो ना दे सदा के लिए। जिसे सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसे देख समीर जीप तेजी से भगाते हुए बोला, पूजा रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पति को और हम 2 मिनट में बस पहुंचने ही वाले हैं हॉस्पिटल। कुछ देर बाद
समीर जीप को रुकता है एक बड़े से हॉस्पिटल के आगे और फिर पीछे आकर पूजा के मदद से रोहित को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है उसे तेज कदमों से और उसके पीछे पूजा भी भागती है। हॉस्पिटल में रोहित को लेकर डॉक्टर के मदद से इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। नर्स पूजा और समीर को बाहर ही रुकने का इंतजार करके रूम का गेट बंद कर रोहित का इलाज शुरू कर देते हैं। ये देख समीर पूजा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो पूजा, रोहित को कुछ नहीं होगा। पूजा समीर की बात सुनकर समीर को देख एकदम से उसके गाले लगकर रोते हुए बोली, सच में उसे कुछ नहीं होगा ना समीर, और क्या वो मुझे माफ करेंगे? समीर ये देख और पूजा की बात सुनकर गहरी सांस लेकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो पूजा, कुछ नहीं होगा उसे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके होश में आते ही हम उसे सच बता देंगे। समीर की बात सुनकर पूजा कुछ बोल पाती उससे पहले दोनों के कानों में जोर जोर से ताली बजने की आवाज सुनाई देती है। पूजा और समीर जिसे सुनकर अलग होकर पीछे पलटकर देखते हैं तो उनके सामने मोहिनी खड़ी थी जो अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर उन्हें देखते हुए तालियां बजा रही थी। पूजा उसे देखकर कंफ्यूज होकर बोली, रूही तुम यहाँ कैसे? और ये? पूजा की बात सुनकर मोहिनी गुस्से से भरे चेहरे से उसके पास आते हुए बोली, रूही नहीं पूजा जी, मोहिनी नाम है, मोहिनी। पूजा रूही की बात सुनकर हैरान होकर समीर को देखती है। ये देख मोहिनी हंसते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें पूजा जी, तुम्हारा पति पागल बोलता रहता था मेरी पूजा जी ऐसी, मेरी पूजा जी वैसी है। उसे अब पता चला उसकी पूजा जी कैसी है जो अपने पति के इमरजेंसी रूम में भर्ती होते ही अपने आशिक के साथ गले लगकर रो रही है। अरे तुम्हें इसके साथ ही मुंह काला करना था तो क्यों मेरे रोहित के लाइफ में आई थी? मोहिनी की बात सुनकर समीर हैरान हो जाता है और पूजा को देखता है जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और अगले ही पल मोहिनी के गाल पर थप्पड़ पड़ता है जोर का। मोहिनी अपने गाल पर हाथ रख गुस्से से पूजा को घूरने लगती है। ये देख पूजा मोहिनी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, अपनी आंखें नीचे करो, तुम जो भी हो मोहिनी या रूही, अगर मुझे तुमने आंखें दिखाई तो तुम्हें नहीं तो लॉकअप में बंद करके इतना पीटूंगी कि फिर कभी मुझे आंखें नहीं देखा पाओगी। और हाँ एक बात, रोहित सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, और तुम कौन होती हो ये तय करने वाली कि मैं अपने दोस्त के कंधे पर सिर रख रो भी नहीं सकती। पूजा की बात सुनकर मोहिनी लाल आंखों से पूजा को देख बोली, मैं वो हूँ जो तुम्हारे पति यानी रोहित के लाइफ में तुमसे पहले आई थी और फिर भी उसने मुझे छोड़ तुम पर विश्वास किया और तुम क्या कर रही थी उसके साथ। यह बात अब तक मुझे लगता है रोहित को भी समझ आ गई, तभी उसने खुद को चोट पहुंचाई, वरना वो शेर है जो दूसरों का खून में नहाता था, लेकिन तुमने उसे आज इतना कमजोर कर दिया तुमने। मोहिनी पूजा की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली। पूजा मोहिनी की बात सुनकर शौक रह जाती है कि रोहित की लाइफ में पहले से दूसरी लड़की थी, जब वो आई थी उसकी लाइफ में फिर उसने उसे बताया क्यों नहीं। पूजा यही सोच रही थी तभी मोहिनी आगे बोली, हाँ मिस पूजा, तुम बाद में उसकी लाइफ में आए में थी, उसकी पहली पसंद उसका पहला प्यार में थी, वो कुछ गलतफहमी के वजह से हम में दूरी आई थी और उसी समय तुम आकर मेरे रोहित को मुझसे दूर लेकर आ गई मुंबई में, पर तुमने उसे धोखा दिया। मोहिनी की एक एक बात पूजा के दिल पर कांटे की तरह चुभ रही थी, जिसे देख समीर पूजा के कंधे पर हाथ रख बोला, पूजा होश से काम लो, ये लड़की झूठ भी बोल सकती है या आधा सच और आधा झूठ बोलकर तुम और रोहित को अलग करना चाहती हो, इसलिए अपने प्यार पर विश्वास रखो। समीर की बात सुनकर पूजा कुछ बोल पाती उससे पहले मोहिनी हंसते हुए बोली, अच्छा है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं पूजा, क्योंकि अब कभी रोहित तुम पर विश्वास नहीं करेगा और तुम छोड़ वो मेरे पास आएगा। इतना बोल मोहिनी इमरजेंसी रूम के गेट के पास आकर उसके बीच में लगे कांच में से अंदर देखती रूम के तो दो डॉक्टर और दो नर्स रोहित की चोट में से कांच के टुकड़े बाहर निकाल रहे थे। ये देख मोहिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहित, क्यों तुमने खुद को चोट पहुंचाई, वो भी इस जैसे लड़की के लिए? मैंने कई बार तुम बताया था कि यह पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते हैं, कस तुमने थोड़ा भी मुझ पर भरोसा किया होता तो मुझे तुम्हें इस हाल में नहीं देखना पड़ता। इतना बोल मोहिनी गहरी सांस लेकर पीछे पलटकर पूजा को घूरती है, जिसे समीर एक बेंच पर बैठा कर उसे कुछ समझा रहा था और पूजा अपना सिर नीचे करके अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए थी। ये देख मोहिनी के चेहरे पर फेकी मुस्कान आ जाती है और दोनों को घूरते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। क्वीन का विला हॉल में डाइनिंग टेबल के पास मोना, माफिया गर्ल और आर्यन तीनों कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहे हैं। उनके सामने टेबल पर बहुत सारी डिश रखी थी और टेबल के सामने सभी नौकरों अपना सिर नीचे करके एक लाइन में खड़े थे। आर्यन मोना से दूर बैठा था गुस्सा होकर, और वो किस बात से उससे नाराज था मोना ये जानती थी। मोना गहरी सांस लेकर एक डिश उठाकर उसे आर्यन के आगे करके बोली, अब भी लो, इस खाओ, ये बहुत अच्छी और टेस्टी है। आर्यन ये देख और मोना की बात सुनकर उस डिश को दूर करके बोला,
होगी लेकिन मुझे नहीं पसंद। माफिया गर्ल जो दोनों के सामने बैठकर शांति से खाना खा रही थी वो ये देख हैरान हो जाती है कि आर्यन अपनी बीवी को मना कर रहा है जो उससे चिपका रहता है और दिन के समय दोनों ने साथ में नहाया था। उस बारे में सोचते हुए माफिया गर्ल का चेहरा फिर से शर्मलाल होने लगता है जिसका एहसास होते ही वो जल्दी से अपना सिर नीचे कर खाना खाने लगती है। उसके सामने आर्यन की बात सुनकर मोना उस डिश को उठाकर एक नौकर से बोली, साहब को ये पसंद नहीं, जाओ इस फेंक दो। मोना की बात सुनकर आर्यन शौक होकर मोना को देखकर बोला, अरे आप इस फेंक क्यों रही है, ये केवल मुझे नहीं पसंद। आर्यन की बात सुनकर मोना एक नौकर के हाथ में उस डिश को देते हुए बोली, हाँ तो जो आपको नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद और जो मुझे नहीं पसंद वो इस विला में नहीं रह सकती, चाहे फिर वो कोई डिश ही क्यों ना हो। मोना की बात सुनकर आर्यन शौक होकर उस नौकर को वो डिश को विला से बाहर ले जाता देखता रहता है। यार यह कौन सी बात हुई, इस सब में उस बेचारी डिश की क्या गलती है। आर्यन ये सोच उदास होकर खाना खाने लगता है। तभी मोना एक और डिश उठाकर उसे आर्यन के आगे करके बोली, लो हब्बी इस चेक करो, यह आपको जरूर पसंद आएगी। मोना की बात सुनकर आर्यन उस डिश को देख जैसे ही मना करने वाला होता तो मोना को देखता है जो उसके मना करती ही एक नौकर को बुलाकर इस डिश को भी फेंकवा देगी। आर्यन को इतना सोचता देखकर मोना को अंदर से बहुत हंसी आ रही थी जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। माफिया गर्ल भी अपनी क्वीन का प्लान समझकर अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। मोना आर्यन को सोचता देखकर उस डिश को पीछे लेते हुए बोली, लगता है आपको ये भी पसंद नहीं। इतना बोल मोना जैसे ही दूसरे नौकर को इशारा करके बोलने वाली होती है तभी आर्यन जल्दी से मोना के हाथ से उस डिश को वापस लेकर उस अपने प्लेट में डालकर बोला, अरे मैंने मना कब किया, मुझे ये डिश बहुत पसंद है बीबी जी। आर्यन की बात सुनकर और उसे ऐसा करता देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोना ये देख मुस्करा कर खाना खाने लगती है। आर्यन को देख जो अब सभी डिश को थोड़ा प्लेट में रखकर खा रहा था कि पता नहीं इसकी बीबी जी कब कौन सी खाने की डिश फेंक दे, ये समझकर कि उसके पति को ये पसंद नहीं। माफिया गर्ल हैरानी से आर्यन को देखती रह जाती है, ये लड़का इतनी सारी डिश खा लेगा क्या। पर उसके देखते हुए देखते सारी डिश आर्यन के पेट में थी और वो बस हैरान होकर देख ही सकती है। मोना ये देखकर बोली, बहुत अच्छा हब्बी, कल से और ज्यादा डिश बनवानी पड़ेगी लेकिन सब आपके मन की। आर्यन जो इतना सारा खाकर कुर्सी पर पसर गया था वो मोना की बात सुनकर बुरा सा मुंह बना लेता है। मोना ये देख खड़े होकर बोली, आओ मेरे साथ हब्बी, हम बाहर घूम कर आते हैं ताकि आपका सारा खाना पच सके। आर्यन ना में सिर हिला देता है कि अब उससे नहीं उठा जा सकता है। ये देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, ओके मैं अकेले ही जा रही हूँ, वहां कोई हैंडसम लड़का मिल गया तो घूमते में मजा ही आ जाएगा उसके साथ। इतना बोल मोना विला के हॉल से मेन गेट की तरफ जाने लगती है। मोना को जाता देख और उसकी बात सुनकर आर्यन जल्दी से खड़ा होकर बोला, अरे आप अकेली मत जाओ, आपके साथ कोई होना चाहिए जो आपकी रक्षा कर सके। आर्यन मोना के पीछे आते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसका जल कुकड़ू हब्बी, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमने लगते हैं समंदर के किनारे किनारे चलते हुए। दोनों के बीच खामोशी थी। मोना कुछ सोचकर समंदर के पानी को देखते हुए चल रही थी। तभी आर्यन मोना के कंधे पर सिर रखकर चलते हुए बोला, बीबी जी कल से हम फिर दूर हो जाएंगे, मैं अपनी कंपनी को ज्यादा समय तक नहीं छोड़ सकता। आर्यन की बात सुनकर मोना के कदम वहीं रुक जाते हैं और ये देख आर्यन अपना सिर ऊपर करके मोना के आगे खड़े होकर उसकी आंखों में देख बोला, पर मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। इतना बोल आर्यन दुखी सा चेहरा बनाकर अपना सिर नीचे कर लेता है। मोना अभी भी शांत खड़ी रहती है। आर्यन मोना को कुछ ना बोलता देख कंफ्यूज होकर अपना सिर ऊपर करके देखता है तो मोना अपनी पीठ के पीछे से गन निकालकर उसे आर्यन के सिर के ऊपर पॉइंट कर देती है। ये देख आर्यन के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वो कांपते होठों से बोला, बीबी जी आप ये क्या करने वाली है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम के सामने वीरेज पर बैठे पूजा और समीर अपने सामने बैठी लड़की को देख रहे थे जो खुद को रोहित का पहला प्यार बता रही थी। मोहिनी भी पूजा को घूर के देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। ये देख समीर बोला, इसकी तो मैं। इतना बोल वो वीरेज से खड़ा होने लगता है। तभी पूजा उसका हाथ पकड़कर नीचे वापस वीरेज पर बैठा कर बोली, समीर छोड़ो, और वैसे भी यह हॉस्पिटल, यहाँ हल्ला गुल्ला करना सही नहीं होगा। पूजा मोहिनी को देख बोली, जिसे सुनकर समीर वापस बैठकर बोला, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही हवा में है, हमें इसे लाइन पर तो लाना पड़ेगा ना। समीर की बात सुनकर पूजा उसे आंखों से शांत रहने का इशारा कर देती है, पर मोहिनी ने उसकी बात सुन ली थी और समीर को घूर के देखकर बोली,
हाथ भी मत लगा देना वरना अगले दिन तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी वर्दी नहीं होगी, समझे। मोहिनी की बात सुनकर समीर जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी इमरजेंसी रूम का डोर ओपन होता है जिसमें से एक नर्स बाहर आती है, जिसे देखकर पूजा, समीर और मोहिनी खड़े होकर उस नर्स के पास आ जाते हैं। पूजा और मोहिनी एक साथ बोलते हैं, नर्स वो कैसा है। बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को घूर के देखकर बुरा सा मुंह बना लेते हैं। नर्स दोनों की बातों को इग्नोर करके बोली, देखो मरीज की हालत खराब है और खून बह जाने के वजह से उन्हें खून की जरूरत है, तो आप में से किसका खून ओ नेगेटिव है। नर्स तीनों को देख बोली, जिसकी बात सुनकर पूजा और मोहिनी दोनों साथ में हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं। ये देख नर्स और समीर शौक रह जाते हैं। नर्स बोली, अच्छी बात है, फिर आप में से कोई भी मेरे साथ चले, हम आपका खून ले सके। नर्स की बात सुनकर पूजा बोली, मैं अपने पति को किसी गैर औरत का खून को नहीं चढ़ाने दूंगी। पूजा की बात सुनकर मोहिनी घूर के उसे देखकर बोली, वो मेरा प्यार पहला, तो मैं ही उसे खून दूंगी, और वैसे भी अब रोहित तुम्हें अपनी लाइफ से धक्के मारकर बाहर कर देगा, समझी तुम। मोहिनी की बात सुनकर पूजा गुस्से से बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला समझी तुम, और वैसे भी वो होगा तुम्हारा पहला प्यार, लेकिन अब उस पर सिर्फ मेरा हक, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूं। पूजा की बात सुनकर मोहिनी बोली, तो क्या हुआ, अब कोई रिश्ता नहीं बचा तुम्हारा उसके साथ, क्योंकि तुमने अपने इस आशिक के साथ मिलकर मेरे रोहित को धोखा दिया है। और दोनों इसी तरह शुरू हो जाती हैं एक दूसरे को सुनाने के लिए। बेचारे वो नज और समीर कभी पूजा को देखते तो कभी मोहिनी को। आखिर में नज चिढ़ते हुए बोली, रुको यार दोनों, तुम जैसी बीवी और प्यार होने से अच्छा है कि वो आदमी उसी बेड पर लेटा रहे। नस की बात सुनकर पूजा और मोहिनी शौक होकर नस को देखती है, जिसे देखकर नस गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा एक काम करते हैं, आप दोनों मेरे साथ चलो, जिसका खून सही होगा उसका खून हम लेंगे। इतना बोल नस गहरी सांस लेकर पलटकर चली जाती हैं। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। पूजा और मोहिनी एक दूसरे को घूरते हुए चली जाती है, जिसे देखकर समीर अपना सिर पकड़कर बोला, अच्छा है मैंने अपनी लाइफ में किसी लड़की से ना प्यार किया और ना शादी की, पर एक दोस्त है उसके वजह से इतना परेशान हूं मैं। मोना आर्यन के सिर पर बंदूक पॉइंट करके खड़ी थी, जिसे देख डर के मारे आर्यन के चेहरे पर पसीना आ जाता है। आर्यन डरते हुए बोला, बीबीजी में ही आपका प्यारा छोटा सा हब्बी हूं ना, अगर मैं मर गया तो आप हब्बी कैसे कहेगी, और फिर आपकी गोद में हमारा बेबी भी कैसे आएगा। आर्यन के आंखों में नमी आ गई थी। तभी मोना गोली चलाते हुए बोली, मैं मजबूर हूं हब्बी बाय। इतना बोल मोना गोली चला देती है। आर्यन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसने अपने माँ बाप के बाद जिस पर विश्वास किया उसने उसे गोली मार रही है। पता नहीं उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे खुशी है वो उसके हाथों मर रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसे ऐसी बात की खुशी है, बस वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी बीबी जी अपनी लाइफ अच्छी तरह से जी उसके बिना, और इसकी लाइफ में भगवान कोई ऐसा लड़का भेजे जिसे उन्हें इस तरह मारना ना पड़े। भगवान में आ रहा हूँ। इतना कुछ सोचने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जली। 1 मिनट बंदूक से गोली चाले तो इतना टाइम हो गया, वो मारा क्यों नहीं। अपनी यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो अपनी आंखें खुलकर देखता है तो मोना अभी भी उसके तरफ बंदूक पॉइंट करके खड़ी थी, लेकिन गोली उसे क्यों नहीं लगी। आर्यन अपने शरीर पर गोली चेक कर ही रहा था, तभी मोना आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करते हुए बोली, हब्बी आप क्या क्या करते रहते हैं, और अब चुपचाप मेरे पीछे रहना। मोना आगे देखते हुए बोली। आर्यन मोना की बात सुनकर कंफ्यूज होकर आगे देखता है तो शौक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए और हाथों में तलवारें और चाकू लेकर खड़े थे। ये देख आर्यन शौक हो बोला, ओ तेरी, यह लोग कौन है। मोना आर्यन को अपने एक हाथ से उसे अपने पीछे छुपा लेती है और बंदूक उन लोगों पर पॉइंट करके बोली, कौन हो तुम। मोना की बात सुनकर मास्क वाले आदमी में से एक आगे आकर बोला, देख लड़की तू आगे से हट, हमें तेरे पीछे लड़के को पकड़कर किसी के हवाले करना है, जिसके हमें बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ तू भी ले लेना। उस मास्क वाले आदमी की बात सुनकर आर्यन की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अरे भाई, उसकी किसने सुपारी दी, वो तो बच्चा है। आर्यन यही सोच अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकालकर उस मास्क वाले आदमी को घूर के देखकर बोला, साले गुंडे तो खुद को समझता क्या है, अरे तेरे 2 पैसे के लिए क्या मेरी बीवी जी मुझे तुम्हारे हवाले कर देगी, कभी नहीं सोचना भी मत। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग मोना के चेहरे की तरफ देखते हैं तो मोना अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर अपनी बंदूक नीचे करके बोली, ओके लेकिन मुझे 50% चाहिए। मोना की बात सुनकर आर्यन शौक होकर मोना को देखता है। ये भगवान, उसकी बीवी जी ने तो उसकी जान का ही सौदा कर दिया, कितनी बड़ी वाली निकली यह औरत। मोना बात सुनकर सभी मास्क वाले आर्यन पर हंसने लगते हैं। आगे खड़ा मास्क वाला आदमी बोला,
ओके डील पक्की, काम होने के बाद तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अब तू इसे हमारे हवाले कर। मोना उस मास्क वाले आदमी की बात सुनकर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे आगे करके बोली, लो लेकिन पैसे जल्दी भेजना। आर्यन बस शौक होकर मोना को देखता ही रहता है, जो इतने आराम से उसका सौदा कर रही थी। इन लोगों से वो उसका पति नहीं बल्कि कोई पुरानी चीज हो जिसकी अब उसे कोई जरूरत नहीं हो, मतलब उसकी बीवी जी को क्या अब उसकी जरूरत नहीं है। आर्यन खुद को घूरता देखकर मोना बोली, जाओ अपने मालिक के पास, अब ये तुम्हारे सब कुछ है। मोना की बात सुनकर आर्यन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और नम आंखों से बोला, आखिर क्या कभी रह गई थी मेरे प्यार में औरत जो तूने मुझे बेच दिया। आर्यन की बात सुनकर मोना शौक रह जाती है, ये लड़का ने उसे औरत कहकर बुलाया, क्या अब बीबी जी नहीं रही वो। मोना यही सोच आर्यन को घूर के देखकर बोली, मैं तुम्हें तो बाद में देखती हूँ। आर्यन बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अब नहीं देखना मुझे तुझे धोखेबाज औरत, जा जिले अपनी जिंदगी में भी जा रहा हूँ। इतना बोल वो मास्क वाले आदमी के पास जाने लगता है। मोना बस अपना मुंह खोले आर्यन को जाते हुए देखती रह जाती है। ये बदमाश लड़का उसे धोखेबाज बोलकर गया, इसकी तो मैं। आर्यन उस मास्क वाले आदमी का हाथ पकड़कर बोला, चल भाई हमें कहाँ चलना, मेरा कुछ नहीं हुआ, तेरा ही भला कर दूं कुछ पैसे कमा के। आर्यन की बात सुनकर वो मास्क वाले आदमी सभी शौक थे, क्या ये यार, यह आदमी मतलब वे लोग इस कैडनैप करके इस बेचने जा रहे हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं जो यह इतने आराम से बोल रहा। आर्यन उस मास्क वाले आदमी अभी भी वहां खड़ा देखकर बोला, यार तुझे चलना या मैं अकेला ही जाऊं उसके पास, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा और तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। आर्यन की बात सुनकर सभी मोना की तरफ देखते हैं जो आर्यन को घूर जा रहे थी, क्या सच में ये लोग पति पत्नी है, लग तो नहीं क्योंकि एक के भी चेहरे पर दुखी वाले भाव ही नहीं है, साला हो क्या उनके साथ। पहली बार यही सोच सभी मास्क वाले कंफ्यूज थे, पर आर्यन क्लियर था, जो जाकर उनकी नाव में जाकर बैठकर सभी के आने का इंतजार करने लगता है और मोना को देख बुरा सा मुंह बना लेता है। मोना ये देख बोली, ये पागल लड़का, वो खुद ही इसे गोली मार देती अगर यह उसका पति नहीं होता। मोना ये सोच रही थी तभी सभी मास्क वाले जाने लगते हैं नाव में बैठने के लिए। ये देख मोना उनके पीछे आते हुए बोली, रुको मैं चलती हूँ, मुझे इस आदमी पर विश्वास नहीं है, अगर यह रास्ते में भाग गया तो मेरी 50% पैसे का नुकसान हो जाएगा ना। मोना आर्यन को घूर देख के सभी नकाबपोश से बोली, जिसे सुनकर आर्यन शौक होकर टेढ़ी सा मुंह बना लेता है। मोना की बात सुनकर सभी नकाबपोश एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनका लीडर बोला, ठीक है चलो, लेकिन याद रहे कुछ भी गड़बड़ मत करना वरना। उस नकाब की बात सुनकर मोना हाँ में सिर हिलाकर नाव आ जाती है और फिर सभी नाव में बैठकर नाव को वहां से ले जाते हैं। आर्यन मोना एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे हैं जैसे इसी समय एक दूसरे का खून कर देंगे। सभी नकाबपोश लोग ये देख अपना सिर पकड़ लेते हैं। आर्यन बुरा सा मुंह बनाकर बोला, भाई लोगों कभी धोखेबाज औरत से शादी मत करना, कुछ भी हो जाए। आर्यन की बात सुनकर सभी कंफ्यूज होकर मोना की तरफ देखते हैं जो आर्यन को घूर के बोली, मैंने क्या धोखा दिया तुम्हें, अरे मुझे तुमसे ज्यादा पैसे पसंद है तो इसमें गलत क्या, सभी को पैसे पसंद होते हैं क्यों भाई लोगों। मोना की बात सुनकर साइड में बैठ सभी नकाब बोले, हाँ बहन ये बात सही है। जिसे सुनकर मोना अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर आर्यन को देखती है, जिसे देख आर्यन बोला, पैसे प्यार है तो फिर मुझसे शादी क्यों की कर लेती, पैसे से प्यार क्यों भाई लोग, मैंने सही कहा ना। आर्यन सभी मास्क वाले आदमियों को देखकर बोला, जिसे सुनकर सभी मास्क वाले लोग एक दूसरे को देख हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख अब की बार आर्यन मोना को देखकर मुस्कान पास करता है। मोना गुस्से से आर्यन की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, हाँ तो मैंने तुम्हारे पैसे से सोचकर शादी की थी कि शादी के बाद तुम्हारी सारी दौलत मेरी होगी, लेकिन मुझे क्या पता तुम अपनी सारी दौलत अपने मामा मामी के नाम करके बैठे होगे, इसलिए अब मुझे तुम्हें बेचना ही होगा, क्यों भाई लोगों में सही हूं ना। मोना फिर सभी मास्क वालों को देखकर बोली, जिसे सुनकर सभी लोग अपना सिर खुजाने लगे, 2 हाँ कर देते 3 ना कर देते हैं। जिसे देखकर आर्यन बोला, देखा मेरे पास 3 वोट हैं तो मेरी जीत हुई। इतना बोल आर्यन हंसने लगता है, जिसे देख मोना रोनी सी शकल बनाकर बाकी 3 लोगों को देखकर बोली, भाई मुझे से कुछ गलती हो गई क्या, क्यों आपने अपनी बहन का साथ नहीं दिया। मोना के आंखों में नमी देख तीनों लोग सोच में पड़ जाते हैं। ये देख आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो उन लोगों को ना ही करने का इशारा करता है, लेकिन एक आदमी हाँ कर देता है, जिसे देख आर्यन अपना सिर पकड़ लेता है, 1 वोट से हार गया वो। आर्यन अपना सिर पकड़कर बोला, क्या यार अपने पलटी मार दी, आपको पता है आपके वजह से मेरी सरकार गिर गई। आर्यन की बात सुनकर वो नकाबपोश आदमी बोला, सॉरी भाई लेकिन बहन से ऊपर कुछ नहीं।
मोना हंसते हुए आर्यन को देख बोली, देखा मैं सही हूं, अब शांति से हमारे साथ चलो, हम लोग तुम्हें बेचकर पैसे कमाएंगे। आर्यन मोना की बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, हाँ चल रहा हूं, वैसे भी अब तुम जैसी बीवी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं इन भाइयों के कुछ काम आऊं। आर्यन की बात सुनकर सभी लोग एक साथ आर्यन की तरफ उंगली पॉइंट करके बोले, खबरदार, जो मेरी बहन को कुछ भी कहा तो यही जिंदा जला देंगे। आर्यन सभी की बात सुनकर पीछे होकर अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, ओके ओके, नहीं बोल रहा। मोना अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। तभी मोना एकदम से आर्यन के आगे आकर पांचों लोगों से बोली, नहीं भाई, इन्हें कुछ मत करो मना, कि यह टेढ़ी और थोड़े पागल भी है, लेकिन जैसे भी है मेरे हैं, मैंने आप लोगों के कहने पर इन बेचने का फैसला किया, उसी से मेरा मन दुखी है बहुत। मोना उदास सा चेहरा बनाकर बोली। आर्यन शॉक हो जाता है, उसकी बीबीजी उसे टेढ़ा और पागल भी बोल रही है। यही सोच आर्यन बुरा सा मुंह बना लेता है। मोना की बात सुनकर और उसे अपने आगे हाथ जोड़ता देखकर वे पांचों लोग जल्दी से आगे आकर उनमें से एक बोला, नहीं बहन, ऐसा मत बोलो, तेरे पति को बेचकर आगे हमें कुछ पैसे भी मिल जाए तो वो हमारे किस काम के। फिर दूसरा भी नकाबपोश बोला, हाँ बहन, हमें नहीं चाहिए पैसे, अगर तेरा पति तेरे पास है और तू खुश है तो हम लोग भी खुश है। इतना बोल प्यार से मोना के सिर पर हाथ रख देता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। मोना और आर्यन हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं, ये लोग तो दिल के अच्छे निकले। मोना फिर मुस्करा देती है, जिसे देख सभी लोग अपना हाथ नीचे करके कर मुस्कराने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोला, चलो भाई लोगों, नाव को वापस लेकर चलो, अब हमारे जीजा जी हमारे बहन के पास ही रहेगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी नाव को मोड़ने लगते हैं। तभी मोना बोली, नहीं रुको। मोना की बात सुनकर सभी मोना को कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। आर्यन भी मोना को कंफ्यूज होकर देखता, जब ये लोग नहीं जा रहे बेचने के लिए तो बीबीजी क्यों रोक रही है। मोना सभी को अपने तरफ देखता देखकर बोली, अब आप सभी मुझे और मेरे पति को दिल से अपना ही मान ही लिया है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम आपके किए वादे को बचाकर आपको पैसे कमा कर दे, ताकि आपके घर चल सके। मोना की बात सुनकर आर्यन उसे हैरानी से देखता है, तो मोना उसे बस शांत रहने का इशारा कर देती है। मोना की बात सुनकर एक आदमी बोला, नहीं बहन, अगर ऐसा हुआ तो तुझे तेरा पति को खोना पड़ेगा, वे लोग बहुत खतरनाक हैं, हम लोग चाहकर भी तेरे पति की रक्षा नहीं कर सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर सभी नकाबपोश हाँ में सिर हिला देते हैं, ये बात सही है, वे लोग अपने बहन के पति को मरवा के पैसे नहीं कमाने चाहते हैं। आर्यन मोना को देखता है तो मोना फिर से उसे अपने ऊपर विश्वास रखने का इशारा करती है। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। सच तो ये है कि वो अपने बीबीजी के कहने पर कुछ भी कर जाएगा, फिर चाहे मौत को भी गले लगाना हो तो बिना सोचे उसे मुस्कुराकर गाले लगा लेगा। मोना फिर सभी नकाबपोश को देखकर बोली, विश्वास रखो अपनी बहन पर, वो अपने पति को भी कुछ नहीं होने देगी और आप लोगों को आपका पैसा भी मिलेगा। मोना की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी को सोचता देख आर्यन आगे आकर बोला, हाँ भाई लोगों, मेरी बीवीजी पर विश्वास रहो, वो सब कुछ संभाल लेगी। आर्यन की बात सुनकर मोना मुस्कुराकर उसे देखती है और सभी लोग हाँ में सिर देते हैं, ये बोलकर कि वे लोग अब अपने जीजा की बात नहीं टाल सकते हैं और नाव को बड़े शिप की तरफ ले जाते हैं। तब तक मोना माफिया गर्ल को कॉल करके उसे भी तैयार रहने को बोलती है हेलीकॉप्टर से। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स पूजा की जिद से उसका खून ही लेकर रोहित को चढ़ाती है, जिससे मोहिनी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और रोहित के होश में आने का इंतजार करने लगती है। वो 2 घंटे बाद इमरजेंसी रूम के आगे खड़े मोहिनी, पूजा और समीर देखते हैं कि इमरजेंसी रूम गेट के ऊपर लगी लाल लाइट बंद हो जाती है और गेट खुलकर दोनों डॉक्टर और नर्स अंदर से बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर पूजा और मोहिनी जल्दी से उनके पास आकर फिर से एक साथ पूछते हैं कि रोहित ठीक है क्या, और दोनों डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं। नर्स अपना सिर पकड़ लेती है। मोहिनी और पूजा एक दूसरे को घूर के देखते हैं। तभी एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को इशारा करके चला जाता है। उस डॉक्टर के जाते ही दूसरा डॉक्टर बोला, आप में से अंदर लेटे मरीज के घर से कौन है। उस डॉक्टर की बात सुनकर पूजा अपना हाथ ऊपर उठाकर बोली, जी मैं हूं, मैं उनकी पत्नी पूजा हूं। डॉक्टर पूजा को देख बोला, अच्छा तो आप पुलिस वाली भी हो। पूजा एक नज़र अपने पास खड़े समीर को देख बोली, हाँ हूं, पर इससे वो आगे कुछ बोल पाती। तभी डॉक्टर बोला, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जो पूरे शहर का ध्यान रखती हैं, लेकिन आप अपने पति को ही ध्यान नहीं रख पाए। आपको पता, कांच के छोटे छोटे टुकड़े उनके बॉडी में अलग अलग जगह अंदर तक घुस चुके थे। डॉक्टर बोले जा रहा था और पूजा अपना सिर नीचे करके चुपचाप सुन रही थी।
उससे गलती तो हुई है, काश कि उसने रोहित को यह एहसास नहीं दिलाया होता कि वो इस दुनिया में अकेला है। उसकी वाइफी ने उसे एक किनारे कर दिया था। यही सोच पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहिनी ये देख मुस्कुराने लगती है। तभी डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोला, हमने उनकी बॉडी से सारे कांच के टुकड़े निकाल दी हैं और चोट पर पट्टी लगा दी। आप लोग मिल सकते हैं उनसे, लेकिन आप लोग उनकी चोट से दूर रहना, बाकी थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। इतना बोल वो डॉक्टर नर्स के साथ वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद पूजा और मोहिनी अंदर चले जाते हैं, लेकिन समीर वहीं खड़ा रहता है। उसके जाने से रोहित कुछ और गलत ना सोचे, इसलिए वो वहां ही खड़ा रहता है। रूम के अंदर आकर पूजा और मोहिनी देखते हैं कि रोहित के पूरे शरीर में पट्टी बंधी थी। ये देख पूजा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो धीरे कदमों से उसके पास जाने लगती है। तभी मोहिनी पूजा के आगे आकर बोली, मेरे रोहित की यह हालत तुम्हारी वजह से हुई है, अब मैं तुम्हें उसके करीब भी नहीं आने दूंगा। पूजा जो नम आंखों से रोहित के बेड के पास जा रही थी, वो मोहिनी को अपने आगे खड़ा देख और उसकी बात सुनकर पूजा घूर के उसे देखकर बोली, मैं नहीं बल्कि तुम मेरे पति से दूर रहोगी, क्योंकि मैंने तुम अपने घर जॉब देकर वो भी अपने पति के मना करने पर सबसे बड़ी गलती की थी, जिसका यह नतीजा निकला है। वरना मेरा रोहित कभी इतने गुस्से में नहीं होता और ना कोई गलत कदम उठा सकता था। जरूर उसके दिमाग में तुमने ही मेरे खिलाफ जहर भरा है मोहिनी। इतना बोल पूजा मोहिनी को उसके कंधे से पकड़कर उसे अपने आगे से हटा देती है। मोहिनी बस शौक होकर साइड में खड़ी होकर पूजा को रोहित के पास जाता हुआ देखती रहती है और वो गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस लेती है। इसकी तो मैं। इतना बोल वो रोहित के बेड के दूसरी तरफ आकर खड़ी होकर पूजा का हाथ पकड़ लेती है, जो उसके चेहरे को चूने वाली थी नम आंखों से। पूजा ये देख गुस्से से मोहिनी को देखकर बोली, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मोहिनी मोहिनी गुस्से से पूजा का हाथ रोहित से दूर करके बोली, खबरदार जो तुमने मेरे रोहित को छुआ भी। इतना बोल वो रोहित के चेहरे के पास अपने हाथ लाते हुए बोली, रोहित मैं तुम्हें इस औरत से बहुत दूर ले जाऊंगी, ताकि इसकी काली साया भी तुम पर ना पड़े। पूजा मोहिनी की बात सुनकर और उसे रोहित को छूता देखकर दूर धक्का देकर बोली, मैं अभी शांत हूं, इसका मतलब यह नहीं तुम कुछ भी बोलेगी और करोगी। मोहिनी एक पल के लिए पूजा को इतने गुस्से में देखकर डर जाती है, लेकिन फिर उसे देखकर टेढ़ा सा मुंह बनाकर बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी अकड़ रोहित होश में आकर दूर कर देगा। पूजा मोहिनी और उसकी बातों को इग्नोर करके रोहित के चेहरे को छूकर नम आंखों से बोली, मुझे विश्वास है अपने रोहित पर, वो मुझे खुद को समझाने का मौका जरूर देगा, क्योंकि रोहित को अगर मुझे छोड़ना ही होता तुम्हारी तरह तो वो खुद को चोट नहीं पूछाता। नाव शिप के पास के आने से पहले ही मोना अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है और फिर एक रस्सी लाकर आर्यन जो साइड में बैठकर उसे देख रहा उसके पास आकर बोली, मैं ये रस्सी आपके हाथों में बंध रही हूं ताकि लगे आपको जबरदस्ती लाया गया है। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर अपने दोनों हाथ आगे कर देता है। मोना आर्यन की हाथ में रस्सी बंद कर बोली, हब्बी अगर वहां ज्यादा गोलीबाजी होने लगे तो आप किसी जगह छुप जाना। आर्यन हाँ में सिर हिलाकर बोला, वो ठीक है, लेकिन आप कहाँ होगी, क्या आप नहीं छुपेंगी? आर्यन की बात सुनकर मोना बस हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं भी आपके साथ ही होंगी। उनके पीछे खड़े पांचों नकाबपोश एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी बहन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है उनके लिए। अगर इन दोनों में किसी को कुछ भी हुआ तो वे लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। यही सोच एक आदमी आगे आकर बोला, बहन अभी भी देर नहीं हुई, हम लोग वापस लौट सकते हैं, जिससे तुम्हें और तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। मोना जो आर्यन को देख रही थी वो अपना सिर पीछे मोड़कर खड़े होकर बोली, वो तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, पर अगर मैं ये से वापस लौटी तो हो सकता है जिसने आपको भेजा वो और किसी को भेज सकता है मेरे पति को मारने के लिए, तब मुझे उनका प्लान पता नहीं होगा, इसलिए इन यही खत्म करना सही होगा। मोना की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और आर्यन मुस्कराकर बोला, भाई लोगों अपन की बीबी इसी ही है, बोले तो खतरनाक टाइप, जो अपने दुश्मनों से हमेशा 2 कदम आगे की सोचती है। आर्यन को टपोरी अंदाज में बोलता देख मोना हैरान होकर उसे देखने लगती है, लेकिन आर्यन की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। आर्यन मोना को देख मुस्कुरा देता है, जिसे देख मोना भी मुस्कुराकर बोली, हब्बी आपने ये टपोरी भाषा कब सीखी, कहीं आप भी मेरे पीठ पीछे टपोरी गैरी तो नहीं करते? मोना की बात सुनकर आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से ना में सिर हिला देता है। अरे भाई वो तो बहुत मासूम है, उसने तो ये टीवी पर सुनी थी भाषा। आर्यन की शक्ल देख मोना हंसते हुए बोली, अरे मैं बस मजाक कर रही हब्बी। मोना की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी उनके नाव पर शिप में लगी बड़ी सी लाइट की रोशनी पड़ती है, जिसे सभी लोग शिप की ओर देखते हैं।
शिप पर नकाबपोशों की नाव को आता देखकर एक आदमी उस शिप के बने रूम में भगते हुए जाता है और उसे रूम का डोर खुल बोला, बॉस वो नकाबपोशों की नाव आ रही है हमारे शिप के पास। उस आदमी की बात सुनकर अंदर रूम में सोफे पर बैठकर एक मोटा सा आदमी शराब पी रहा था। वो अपना सिर ऊपर करके बोला, क्या उनके साथ वो लड़का है जिसका हमने उन्हें लाने को बोला था? अपने बॉस की बात सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर बोला, जी बॉस, एक लड़का नाव पर नीचे बैठा जिसके हाथों में रस्सी बंधी थी। लेकिन उस आदमी की बात सुनकर मोटा आदमी जो खुश होकर सोफे से खड़ा हो गया था वो लेकिन शब्द सुनकर बोला, लेकिन क्या? वो आदमी बोला, लेकिन बॉस वो नकाबपोश इस बार 5 नहीं 6 है नकाबपोश, और यह बड़ी अजीब बात क्योंकि गए तब 5 थे और आ रहे हैं तब 6। उस आदमी की बात सुनकर मोटा आदमी सोचते हुए बोला, ऐसा क्या, खैर छोड़ो, वे 5 हो या 6 इससे क्या फर्क पड़ता है, वे लोग हमारा इतना बड़ा काम करके आ रहे हैं तो उनका इनाम तैयार रखो। अपने बॉस की बात सुनकर वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर जाने लगता है तो मोटा आदमी बोला, रुको मैं भी चलता हूँ, खुली हवा में डील को पूरी की जाएंगी। इतना बोल वो एक गिलास और शराब पीकर उस आदमी के साथ शिप के रूम से निकलकर बाहर आने लगता है। इधर उन नकाबपोश की नाव जैसे ही शिप के पास पहुंचती है तो वे लोग देखते हैं शिप के कोने पर कुछ लोग बंदूक लेकर खड़े थे। ये देखकर सभी नकाबपोश लोग अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। ये देख मोना भी अपने हाथ ऊपर कर लेती है। ये देख शिप के कोने पर खड़े लोग अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं और फिर नाव में से सभी लोगों को ऊपर बुला लेते हैं। मोना ही आर्यन को पकड़कर खड़ा कर उसके पीछे चलते हुए बोली, अब भी डरना मत, मैं हूं आपके साथ। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। सभी लोग शिप के ऊपर आ जाते हैं। मोना देखती है यहाँ करीब 20 से 25 लोग बंदूक लेकर खड़े थे और मोना और आर्यन देखते हैं कि उनमें से एक आदमी उन्हें लेकर जाने लगता है। जहाँ कुछ दूरी पर एक मोटा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में सिगरेट थी और उन्हें देख देख उसे पी रहा था। सभी नकाबपोश मोना और आर्यन को अपने पीछे कर लेते हैं और उस मोटे आदमी से बोले कि उन्होंने अपने तरफ से डील पूरी की, अब उनकी बारी। सभी नकाबपोश की बात सुनकर मोटा आदमी हंसते हुए बोला, बहुत खूब, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम क्वीन की पति को ला भी पाओगे, लेकिन मानना पड़ेगा समंदर के लुटेरे होते तो बहुत तेज हो। लाओ उस लड़के को मेरे हवाले करो। वो मोटा आदमी अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को फेंक कर बोला। जिसकी बात सुनकर सभी नकाबपोश लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर सबसे बीच में खड़ा नकाबपोश बोला, पहले हमें हमारे पैसे दो तभी यह लड़का आपको मिलेगा सेठ। नकाबपोश की बात सुनकर मोटा आदमी मुस्करा कर बोला, अच्छा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूं तो क्या कर लोगे तुम लोग, और वैसे भी तुम लोग मेरे इतने सारे आदमी से नहीं लड़ सकते। वो मोटा आदमी अपने उंगली से सभी को आसपास देखने का इशारा करता है, जहां उसके इशारे पर ही सभी लोग उन नकाबपोश पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। ये देख सभी नकाबपोश एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर डर वाले भाव आ जाते हैं। एक कड़क आवाज आती है, ऐसा कुछ सोचना भी मत सेठ, वरना इस लड़के की लाश मिलेगी तुझे। उस आवाज को सुनकर मोटा आदमी पांचों नकाबपोश को देखकर बोला, तुम में से कोई लड़की है क्या? तभी वे 5 लोग साइट हो जाते हैं और उस मोटे आदमी सामने देखता है कि एक लड़की नकाब पहने खड़ी थी और उसके हाथ में बंदूक थी जिसे वो उस लड़के यानी आर्यन के सिर पर रख हुए थी। ये देख वो मोटा आदमी अपने सारे आदमियों को अपनी अपनी बंदूक नीचे करने का इशारा करके मुस्कुरा कर बोला, अरे मैं बस मजाक कर रहा था, तुम उस लड़के को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम लोगों को तुम्हारे सारे पैसे देता हूं, लेकर आओ इनके पैसे। बोलने के बाद वो मोटा आदमी अपने माथे से पसीना साफ करने लगता है। ये देख और उस मोटे आदमी हालत खराब होता देखकर मोना समझ जाती है कि यह इस प्लान का मेन किरदार नहीं है, कोई और है जिसे उसका पति सही सलामत चाहिए, तभी इसकी यह हालत हो गई। मेरे बंदूक को आर्यन के सिर पर रखते ही वे 5 आदमी हैरान थे। मोना यानी अपने बहन को देखकर सच में वे लोग अकेला आते तो यह मोटा सेठ उन्हें मार ही देता, पर उनकी बहन ने पूरी बाजी ही पलट दी। वाह यार क्या बात है। पांचों के मन में अब मोना के लिए और इज्जत बढ़ गई थी। मोना जिसे समझ सभी को एक हल्की सी मुस्कान पास कर देती है। उसे पता था ये लोग केवल छोटे लुटेरे हैं, तभी उसने ये प्लान बनाया था जिसमें उसका साथ दिया उसके इनोसेंट हबी स्माइल विद हेलो ने, जो बिना बोले सब समझकर उसका प्लान आसान कर दिया था। तभी 2 लोग एक बड़ी पेटी लेकर आते हैं और उसे मोटे आदमी के आगे रख देते हैं। वो मोटा आदमी बोला, लो इसमें पूरे 2 करोड़ है। 2 करोड़ सुनकर पांचों नकाबपोशों के आंखों में चमक आ जाती है और उनमें से एक आदमी आगे आकर जैसे ही पैसे की पेटी को हाथ लगाने वाला होता है तभी मोना बोली, रुको। मोना की बात सुनकर वो सभी लोग उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं तो मोना अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली,
सेठ वो क्या ना कि सिर्फ 2 करोड़ में कुछ नहीं होगा, हम 6 लोग हैं तो कम से कम 20 करोड़ रुपए तो दो। मोना की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में रोहित जो बेड पर लिटा था वो होश में आते हुए धीरे से अपनी आंखें खुलकर देखता है तो उसके चेहरे के सामने दो ऐसे चेहरे आते हैं जिन्हें वो नहीं देखना चाहता है होश में आकर, इसलिए वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। पूजा और मोहिनी जो रोहित को होश में आता देख रहे थे उसके पास आकर वो उसे अपनी आंखें बंद कर देता देखकर शौक रह जाते हैं। मोना पूजा को देखकर बोली, देखा वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता है तभी अपनी आंखें बंद कर ली। मोहिनी की बात सुनकर पूजा बोली, मेरा चेहरा क्यों नहीं देखना चाहेगा, मैं उसकी वाइफ हूँ, चेहरा तो वो तुम्हारा नहीं देखना चाहिएगा, समझी, निकलो यहाँ से ताकि मैं अपने पतिदेव को समझा सकूं। मोहिनी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मैं क्यों जाऊं भला। पूजा घूर के मोहिनी को देखती है तो मोहिनी एक नजर रोहित को देखकर बोली, रोहित कुछ भी हो जाए इस औरत की बातों में मत आना, ये लड़की बहुत चालू चीज है, बचकर रहना। तभी पूजा अपनी बंदूक निकालने लगती है जिसे देख मोहिनी जल्दी से भागते हुए बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ। उसके जाते ही पूजा गहरी सांस लेकर रोहित को देखकर बोली, पतिदेव क्या सच में तुमने इस जैसी लड़की से प्यार किया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारी पहली पसंद इतनी बुरी हो सकती है। रोहित जो आंखें बंद कर मोहिनी और पूजा की लड़ाई शांति से सुन रहा था वो पूजा की बात सुनकर मन में बोला, मेरा पहला प्यार वो भी मोहिनी नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, उसका दिमाग थोड़ा खराब है जो इससे पहली नजर का प्यार करेगा, अरे वो ही लड़की उसके पीछे पड़ी थी मैं थोड़ी, लेकिन एक मिनट, इस चीज से इन्हें क्या फर्क पड़ता चाहिए, ये खुद अपने दोस्त के गाले लगी थी और ऊपर से मुझे सुना रही है। रोहित यह सोचते हुए अपने चेहरे पर टेढ़ा मेढ़ा भाव ला रहा था। पूजा रोहित के चेहरे के भाव देखकर बोली, पतिदेव अपनी आंखें खोलो, यह आंखें बंद करके मन में मुझे कोसना बंद करो। पूजा की बात सुनकर रोहित मन में बोला, क्या बात यार, अब फिर से प्यार आने लगा मुझ पर, तभी पतिदेव करने लगी, वरना पतिदेव दूर की बात इनके मुंह से प्यार भरे दो शब्द भी नहीं निकल रही थी। रोहित बुरा सा मुंह बना लेता है ये सोचते हुए। पूजा ये देख पास की कुर्सी पर बैठकर रोहित के हाथ को अपने हाथों में लेकर जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी रोहित अपना हाथ पीछे खींच लेता है। पूजा बस हैरानी से रोहित को ये करती देखती रह जाती है और वो समझ जाती है कि रोहित उससे गुस्सा है। पूजा फिर गहरी सांस लेकर बोली, ओके कोई बात नहीं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन तब भी अपनी बात रख, आपको क्लियर करना चाहूंगी कि उस फोटो में मैं और समीर को जिस तरह से दिखाया गया वैसे कुछ नहीं था। जिसने ये तस्वीर खींची थी वो यही चाहता है, आप जब उन फोटो को देख तो आपको लगे मेरे और समीर के बीच। इतना बोल पूजा रोहित का हाथ फिर से अपने हाथों में लेकर बोली, पतिदेव आपको पता है ना कि सपने में भी मैं आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती पतिदेव। इतना बोल पूजा के आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और उसके आंखों से एक आंसू की बूंद निकलकर उसके गाल से होते हुए रोहित के हाथ पर आकर गिरती है, जिससे रोहित के हाथ की मुट्ठी कस जाती है और रोहित अपने आंखें कसके बंद कर लेता है और फिर धीरे से अपनी आंखें खुलकर बोला, क्या आपको मुझे ये चीज समझाने की जरूरत थी पूजा जी, क्या मैं इस वजह से आपसे नाराज हूं। पूजा जो रोए जा रही थी वो रोहित की आवाज सुनकर हैरानी से अपनी आंखें खुलकर देखती है तो रोहित अपनी आंखें खुलकर उसे ही देखे जा रहा था। पूजा नम आंखों से ही ना में सिर हिलाने लगती है। दूसरी तरफ शिप पर मोना की बात सुनकर सभी शौक थे, आर्यन भी, उसकी बीवी जी का ये कौन सा हिसाब हुआ यार, मतलब 2 करोड़ से 20 करोड़, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। वो मोटा आदमी मास्क वाली लड़की यानी मोना की बात सुनकर बोला, ये लड़की अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हैं क्या, हम लोगों में 2 करोड़ की डील नहीं हुई थी तो 20 करोड़ कहां से आए बीच में, तो इसलिए अपने वचन को निभाकर इस लड़के को हमारे हवाले कर, समझे क्या सभी। वो मोटा आदमी उन सभी की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, जिसे सुनकर सभी मास्क वाले के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं और सभी अपनी बहन मोना की तरफ देखते हैं जिसके चेहरे पर एक सतीर मुस्कान थी। मोना मुस्करा कर बोली, वो क्या ना सेठ, हमारी नीयत खराब हो गई, इतने पैसे भी देख, और वैसे भी यह लड़का कोई छोटी मछली तो हो नहीं सकती जिसके लिए तू हम लोगों को 2 करोड़ दे सकता है, तो उसके आगे एक जीरो लगाने में तेरा क्या बिगड़ जाएगा। सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर उस मोटे आदमी के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं और जैसे ही अपने आदमी को फिर से इनके ऊपर बंदूक पॉइंट करने का इशारा करने वाला होता है तभी मोना बोली, सोचना भी मत सेठ वरना ये गया समझा। मोना आर्यन की सिर पर रखी बंदूक को उस मोटे आदमी को देखा कर बोली,
जिसकी बात सुनकर वो मोटे आदमी के माथे पर पसीना, चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं और 1 मिनट बोलकर थोड़े दूर जाकर किसी से कॉल पर कुछ बात करने लगता है, जिसे देख मोना समझ जाती है कि अभी यह मोटा आदमी जिससे बात करने गया हो ना, वही इस खेल का असली मास्टरमाइंड है जिस तक उसे पूछना है। वो आदमी को किसी से कॉल पर बात करता देखकर सभी नकाबपोश मोना के पास आ जाते हैं और उनमें से एक आदमी बोला, बहन तुझे क्या लगता है यह अपन लोगों को 20 करोड़ रुपए देगा क्या? उस आदमी की बात सुनकर मोना मुस्करा कर बोली, भाई 20 तो बहुत कम है, अगर हम इनसे 100 करोड़ भी मांगे ना मेरे पति के लिए तो वे उन्हें भी दे, इतना कीमती है मेरा एक लौता पति। मोना की बात सुनकर सभी आर्यन को ऊपर से नीचे देखने लगते हैं कि ऐसा क्या उनके नमूने जीजा में जो कोई उनके लिए 100 करोड़ भी दे सकता है। देख तो कुछ ना रहा था, बस एक चिकना सा चेहरा ओनली और कोई खास बात नहीं लग रही थी। खुद को इस तरह घूरता देखकर आर्यन बुरा सा मुंह बना लेता है, अरे भाई वो इतना कीमती है तो है, इसमें उसे इस तरह घूरने क्या जरूरत है। आर्यन के चेहरे के भाव देख मोना मुस्कुरा देती है, ये लड़का भी ना एक नमूने से कम नहीं है, लेकिन जैसा भी उसके लिए बहुत कीमती है, शायद जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। मोना ये सोच ही रही थी तभी वो मोटा आदमी कॉल पर बात करके किसी से फिर अपने 2 आदमी को बुलाकर कुछ बोलता है, जिसे सुनकर वो आदमी वहां से चला जाता है। वो मोटा आदमी फिर वापस अपने कुर्सी पर बैठकर बोला, मुझे मंजूर है पर थोड़ा इंतजार करो, इतना सारा पैसा लाने में टाइम लगेगा। मोना हाँ में सिर हिला देती है। कुछ देर बाद 4 आदमी 2-2 बड़ी पेटी लेकर आते हैं और उन्हें मोना के आगे रखवा देते हैं। ये देख वो आदमी बोला, चल अब इस लड़के को हमारे हवाले कर। लड़की मोटे आदमी की बात सुनकर मोना ना में सिर हिला देती है, जिसे देख सभी फिर से शॉक हो जाते हैं। वो मोटा आदमी चिढ़ते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, अब क्या चाहिए तुझे, दे तो दिया हमने तुझे सारा पैसा। आर्यन धीरे से बोला, बस करो बीबी जी, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है, हमें इस लेकर निकलना चाहिए। आर्यन की बात सुनकर मोना बोली, सेठ मैं तुझे इस लड़के को तभी दूंगी जब तू ये सारा पैसा और मेरे 5 आदमी को नाव में बैठा देगा और नाव दूर तक चली जाएंगी तब। मोना की बात सुनकर वो मोटा आदमी गहरी लेकर सांस अपने आदमियों को ऐसा ही करने का इशारा करता है, जिसे समझ 4 आदमी पूरा पैसा लेकर चले जाते हैं नीचे नाव में रखने के लिए। वे 5 आदमी कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देख रहे थे, वे लोग कैसे सारा पैसा लेकर अपनी बहन और जीजा को खतरे में छोड़कर जाए। मोना सभी के चेहरों के भाव देखकर उन्हें जाने का इशारा करती है कि वे लोग जाएं, वो सब देख लेगी, वो लोग उसकी और उसके पति की चिंता न करें। वे 5 लोग मोना को देखकर ना में सिर हिला देते हैं कि वे लोग नहीं जाएंगे उन्हें छोड़कर। मोना ये देखकर बोली, आप लोग चलो, मैं आ रही पीछे इस लड़के को सेठ जी को सौंप कर। मोना की बात सुनकर और उसका सीरियस चेहरा देखकर सभी लोग हाँ में सिर हिलाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो मोटा आदमी बोला, देख छोरी, तू जो भी मैंने तेरी सभी शर्तों को माना है, अब इस लड़के को हमारे हवाले कर दे। मोना सभी नकाबपोशों को नाव में बैठकर दूर जाता देख और उस मोटे आदमी की बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, ओके। और फिर वो आर्यन को ले जाते हुए बोली, हब्बी जैसे ही पहली गोली चले आपको यहां से साइट में भगना है छुपने के लिए। आर्यन भी घिरे से बोला, लेकिन आप? मोना बोली, मैंने जो बोला वो करो। आर्यन नहीं में सिर हिला देता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाने वाला, कुछ भी हो जाए। मोना जैसे ही आर्यन को मोटे आदमी के पास लाती है तो वो मोटा आदमी उसे जाने का इशारा कर देता है, जिसे समझ मोना पलट कर जाने लगती है और जैसे ही आर्यन को 2 आदमी पकड़ने वाले होते हैं तो वो वापस पलट उनके ऊपर गोली चला देती सिर में, जिससे वे दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। किसी को कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला, सब शौक खड़े रहे। वो मोटा आदमी अपने 2 आदमियों की लाश नीचे पड़ी हुई देख गुस्से से मोना को घूर के बोला, लड़की तू गई। इतना बोल वो अपने सभी साथियों को मोना के ऊपर गोलियां चलाने का इशारा कर देता है, जिसे सभी लोग मोना के ऊपर अपने गन पॉइंट कर लेते चारों तरफ से। ये देख मोना आर्यन से बोली, आर्यन भागो यहां से, और उसके बोलने के साथ ही ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें से गोलियों की बारिश होने लगती है। मोना भी गोलियां चलाते हुए आर्यन की तरफ भागती है, जो मोना को देख रहा था और उसके पास खड़े उस मोटे आदमी के कंधे पर गोली मारकर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोली, मैंने आपको क्या बोला था, आप भागना यहां से, आपको एक बार में मेरी बात सुनाई नहीं देती क्या? और वो आर्यन को एक कैंटेनार के छुपकर और आर्यन को अपने पीछे करके गोली चलाने लगती है बाकी बचे लोगों पर। मोना की बात सुनकर आर्यन बोला, आप क्यों मुझे भागा कर खुद इनसे लड़ना चाहती है? बीबीजी मुझे भी बंदूक चलाना अच्छे से आता है। मोना एक नज़र पीछे पलटकर बोली, हाँ देखा, गोली चलाने की आवाज़ सुनकर ही आपकी हालत खराब होने लगती है और आप किसी मूर्ति की तरह खड़े हो गए थे। आर्यन बुरा सा मुंह बनाकर बोला,
वो तो मैं सोच रहा था कि किसी के हाथ से बंदूक लेकर ला दूं। मोना देखती है कि अब कोई नहीं बचा, सब मर गए, और पलटकर आर्यन को देखकर बोली, बंदूक लेकर आप लड़ने जा रहे थे? आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। ये देख मोना गहरी सांस लेकर बोली, बहुत अच्छा, बंदूक लेने के बाद भी आप लड़ने जाते। आर्यन दांत ग्रिन दिखा देता है मोना की बात सुनकर। मोना ये देख अपना सिर पकड़ लेती है। तभी आर्यन मोना के पीछे किसी को खड़ा देख उसके चेहरे के सारे भाव चेंज हो जाते हैं, और जिसके चेहरे के भाव देखकर मोना जिसे ही पीछे पलटकर देखती है तभी वो मोटा आदमी मोना के सिर पर बंदूक पॉइंट कर देता है। आर्यन जिसे ही आगे बढ़ने को होता है तो मोटा आदमी बोला, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना ये लड़की गई समझो। मोना आर्यन को दूर रहने का इशारा करती है। वो मोटा आदमी फिर मोना के हाथ से बंदूक लेकर उसे नीचे फेंक देता है, और ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर जो चक्कर लगा रहा था उसे देख मोना से बोला, लड़की अपनी जान की परवाह चाहती है तो हेलीकॉप्टर को जाने के लिए बोल। मोना उस मोटा आदमी की बात सुनकर ऊपर आसमान में देखकर माफिया गर्ल को जाने का इशारा करती है। माफिया गर्ल हाँ में सिर हिला पायलट को जाने का इशारा करती है, जिसके जाते ही वो मोटा आदमी मोना को वहां से ले जाता हुए बोला, तू गई छोरी, लेकिन उससे पहले मुझे तेरे साथ मजे करने हैं। तभी आर्यन नीचे पड़ी बंदूक को उठाकर उसे आदमी के ऊपर पॉइंट करके बोला, छोड़ मेरी बीवी जी को वरना मैं गोली चला दूंगा। वो आदमी मोना के सिर पर बंदूक पॉइंट करे ही पलटकर आर्यन को देखकर बोला, ये लड़के तू मुझे मरेगा, पहले बंदूक पकड़ना तो सीख ले, चलाना बाद में। आर्यन दोनों हाथ से बंदूक पकड़े हुए था तब भी उसके हाथ कांप रहे थे। ये देख मोना बोली, अब भी आप कर सकते हैं, चलाई गोली। आर्यन जो हाँ में सिर हिला जैसे ही गोली चलाने वाला है तभी वो आदमी बोला, ये लड़के पागल हो गया क्या, अगर तूने गोली चलाई तो मैं तेरी बीवी जी को मार दूंगा, समझा क्या? उस आदमी की बात सुनकर आर्यन के हाथ नीचे होने लगते हैं। ये देख मोना हाथ के इशारे से आर्यन को उस आदमी के पैर पर गोली चलाने का इशारा करती है, जिसे देख आर्यन बंदूक को नीचे लाते हुए बंदूक से गोली चला देता है, जिसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पूजा अपना सिर ऊपर करके रोहित को देखकर बोली, मुझे पता रोहित कि मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था, पर उस रात में आपका वो रूप देखा जिसे देख मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, सॉरी प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो। बोलने के बाद पूजा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोहित पूजा की बात सुनकर, अच्छा अगर मेरे खिलाफ तुम कोई सबूत मिल जाते तब क्या करती आप? पूजा रोहित की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि इस बारे में उसने नहीं सोचा था कि तब वो क्या करती। क्या वो रोहित को जेल में डालती एक पुलिस वाली होने के नाते, या उसे छोड़ देती पत्नी होने के नाते? पूजा को सोचता देखकर रोहित बहुत गौर से पूजा के चेहरे पर आ रहे भावों को पढ़ रहा था। उसे पता था कि पूजा उस समय अपनी ड्यूटी ही निभाती, लेकिन वो जानना चाहता था पूजा उसके लिए विश्वास भी करती या नहीं। रोहित यह सोच ही रहा था तभी पूजा कुछ सोचकर अपने आंखों से आंसू साफ करके रोहित की आंखों में देखकर पूरी हिम्मत से बोली, मैं आपको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती, क्योंकि मेरे लिए मेरी जॉब पहले है। रोहित, अगर मेरा पति गलत है तो वो उसे बचा नहीं सकती कानून से, तब मुझे आपको भी पकड़कर जेल में डालना पड़े मैं करूंगी। पूजा की बात सुनकर रोहित को अंदर से अच्छा नहीं लगता है, फिर भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छी बात है, तो क्या जरूरत पड़ने पर मुझे गोली भी मार सकती हैं, क्योंकि कानून की नज़र में उस समय गलत हूं। रोहित का ये भी सवाल सीधा जाकर पूजा के दिल में लगता है, क्या वो ऐसा कर पाएगी? पूजा को आपकी बार जवाब देना मुश्किल हो रहा था। रोहित को पता था कि आगे कभी ना कभी तो उसका सच पूजा के आगे आना ही है, और तब पूजा क्या करेगी? बहुत देर सोचने के बाद पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी रोहित गहरी सांस लेकर बोला, छोड़ो रहने दो, मुझे पता है आप उस समय क्या करोगी। रोहित की बात सुनकर पूजा अपने सिर ऊपर करके उसे देखकर बोली, रोहित में इतना बोल फिर से सोचने लगती है। ये देख रोहित हल्का सा मुस्कुराकर बोला, ओके कोई बात नहीं, आप चाहो तो घर जा सकती हो, मैं ठीक हूं। रोहित बेड पर वापस लेट कर बोला, ये देख पूजा बोली, लेकिन मैं घर जाकर क्या करूंगी आपके बिना? रोहित पूजा की बात सुनकर आंखें बंद करे ही बोला, क्यों, आपके पास आपका दोस्त है, जाकर उसके साथ आराम से खाना खाना। रोहित की बात सुनकर पूजा की आंखें शौक से खुली की खुली रह जाती हैं। क्या उसे ताना सुनाया रोहित ने, क्योंकि उसे कल रात को वो समीर के साथ बाहर ही खाना खाकर आई थी, ऐसा उसने रोहित को बोला था। पूजा यही सोच बोली, रोहित वो मैं बस तुमसे थोड़ी नाराज थी इसलिए, और मैंने समीर के साथ खाना नहीं खाया, वो मेरा मन नहीं हो रहा था खाना खाने का, इसलिए मैंने ऐसा बोला, बाकी आपको पता है कि मैं आपके बिना खाना खा लूं, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपके साथ। पूजा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित गुस्से से बेड पर बैठकर पूजा से बोला, आपको पता भी मैं उस रात भूखा सोया था आपके वजह से।
रोहित की बात सुनकर पूजा की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। ये देख रोहित चिढ़ते हुए बोला, अब ऐसा दिखाना बंद करो कि आप अनजान थी, आपको सब पता था कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाता, फिर भी मैं एक बार बोला और अपने मान लिया कि मैंने खाना खा लिया। रोहित की बात सुनकर पूजा भी शौक और फिर गुस्से से कुर्सी से खड़े होकर बोली, अच्छा तो आपने भी तो मेरी बात पर विश्वास कैसे कर लिया कि मैं अपने दोस्त के साथ खाना खाकर आ सकती हूँ। पूजा की बात सुनकर रोहित कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे क्या पता वो आपका दोस्त है, आप उसकी जिद पर जा भी सकती हैं खाना खाने के लिए, और वैसे भी तुम उसके गले तो लगी ही थी ना। बोलने के बाद रोहित के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। रोहित की बात सुनकर पूजा हैरानी से रोहित को देखती है और फिर गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, हाँ लग सकती मैं उसके गले और उसकी जिद पर खाना खाने भी जा सकती हूँ, लेकिन आपकी तरह नहीं हूँ जो मेरे पीठ पीछे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को घर बुला लेते हैं, उसे और मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या। पूजा गुस्से में क्या क्या बोले जा रही थी, उसे ही एहसास नहीं था कि वो क्या बोले जा रही थी, जिसे सुनकर रोहित का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। और वो जिस ही कुछ बोलने को होता है तभी रूम का डोर खोलकर मोहिनी और समीर अंदर आकर बोले, क्या हुआ। जिसे सुनकर पूजा मोहिनी को और रोहित समीर को घूर के देखने लगते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।